रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हो गया। अलकनंदा नदी में यात्रियों से भरी हुई बस गिर गई तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बस में कुल 18 लोग सवार बताए जा रहे थे, तो 2 की मौत की खबर है, अन्य लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख प्रकट किया। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। वहीं सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर के नदी में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद है। एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं, तो ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो रुद्रप्रयाग में यह बड़ा हादसा हुआ, जहां अलकनंदा नदी में यात्रियों से भरी बस गिर गई। बताया जा रहा है कि 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बस में कुल 18 लोग सवार थे, 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 6 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो एसडीआरएफ और राहत बचाव टीम लगातार मौके पर मौजूद है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना का संज्ञान लिया और इस पूरे घटनाक्रम पर दुख प्रकट किया। डॉक्टर प्रवीण कुमार धौलतीर में हुई है। ये तो सीएमओ साहब बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक टोटल 7 पेशेंट आए, 7 इंजर्ड आगे हैं हमारे यहाँ, बाकी और आगे। अभी तो जो हैं वो सब लगभग स्टेबल हैं। 19 लोग बता रहे हैं, अभी बाकी देखो जो भी है। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है, तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। जैसे कंफर्म होगी हम आपको सेवा पुलिस वाले हमें 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि एक बस यहाँ अलकनंदा रिवर में गिर गई है। हमारी एक प्लाटून की नफरी और जो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और अभी तक हमारे द्वारा 2 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 8 को रेस्क्यू किया गया है और टोटल 9 मिसिंग है। बस अभी नहीं मिल पा रही है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, इसलिए अभी बस का पता नहीं। हमें स्टेट अथॉरिटी से खबर मिली। अच्छा, हमारी एक प्लाटून की नफरी थी और हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम भी थी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इस घटना पर दुख प्रकट किया। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना की, घायल के जल्द स्वस्थ होने की कामना उन्होंने की। साथ ही साथ मृतकों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो ये बड़ा हादसा हो गया, जहां रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में एक बस गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में कुल 18 लोग सवार थे, जिनमें से 10 का रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 की इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं 6 लोग अब भी लापता हैं, जिनके लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं और त्वरित कार्रवाई के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को दिए गए। तो रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। तो बस में कुल 18 लोग सवार थे, जिनमें से 10 का रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करेंगे। सीएम धामी देहरादून सचिवालय में समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायतों को लेकर फीडबैक भी सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे। तो सचिवालय में समीक्षा बैठक का आयोजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद
सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करने वाले हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा यहां पर की जाएगी। सीएम धामी देहरादून सचिवालय में यह समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायतों को लेकर फीडबैक लेते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा यहां पर की जाएगी। साथ ही साथ इसमें दर्ज शिकायतों को लेकर फीडबैक लेते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए साहिल, आज का जो कार्यक्रम है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, वो सचिवालय में बैठक करेंगे और बैठक के साथ जो है 1905 का जो हेल्पलाइन है, इसमें जो है जन शिकायतों को लेकर जो है 13 के 13 जिलों की जो शिकायतें जाएंगी, संबंधित अधिकारी होंगे और अधिकारियों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करके जो है प्रत्येक जिलों से जिस तरह से जो शिकायतें आएंगी, चाहे वो आपका सड़क से हो या बिजली से हो, पानी से हो, इन मुद्दों को लेकर जो है सीएम हेल्पलाइन 1905 पे जिस तरह से जो शिकायतें आएंगी इसका निवारण भी होगा। उसके बाद जो है जो संबंधित विभाग होगा उससे भी इसकी फीडबैक लिया जाएगा और उसके साथ ही जो है इसको इन समस्याओं को निदान करने के लिए जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है अधिकारियों को, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या पीएमजेएसवाई हो या आपका जो है जल संस्थान हो, जल निगम हो, क्योंकि इस समय जो है सबसे बड़ी समस्या जो है अधिक बारिश है। बारिश के साथ साथ जिस तरह से जो सड़कें जो है बंद हो जाती हैं, तो इसका फीडबैक लिया जाएगा, कितनी शिकायतें आई हैं और कितने जो है जिला अधिकारी के माध्यम से सॉल्व होंगे। उसके बाद जो है आज बैठक करेंगे और बैठक करने के साथ साथ जो है यहाँ पे जितनी भी शिकायतें होंगी उनका निराकरण जो है सचिवालय में किया जाएगा। बिल्कुल। और पुष्कर, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भी जितनी भी जन सरोकार से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हैं उनको लेकर खुद समीक्षा करते हुए नजर आते हैं और सीएम हेल्पलाइन ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को सहूलियत मुहैया कराई है और यही वजह है कि सीएम आज खुद इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं कि जो तमाम शिकायतें इसमें दर्ज की जा रही हैं उनका निवारण हो भी रहा है या नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर सीएम आज फीडबैक भी लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साहिल, आपने सही कहा कि जब सीएम पुष्कर सिंह धामी जब हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक करते हैं या समीक्षा लेते हैं या फीडबैक देते हैं, आपने पीछे तो देखा होगा कि उत्तरकाशी का एक मामला सामने आया था, वृद्धा पेंशन नहीं लगी, तो सीएम ने सीधे ही टेलीफोन में जो है 1 हफ्ते का टाइम जो है समाज कल्याण अधिकारी को दिया था। उसके बाद जो है डायरेक्टली जो है शिकायतकर्ता से बात की, तो उसके बाद उन्होंने जो है जो 1905 जो हेल्पलाइन है इस पर जो है शिकायत आई थी, उसके बाद जो है शिकायत का निराकरण किया। सीएम धामी ने जो है उस शिकायतकर्ता से बात भी करी और बात करने के साथ फीडबैक भी लिया कि अधिकारियों ने किस तरह के साथ उनके साथ जो है व्यवहार किया और कब उनकी पेंशन लगी। तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जिस नाम से जाने जाते हैं वो लगातार जो है फीडबैक लेते हैं, जनता के बीच जाते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं। आज तो समीक्षा बैठक जो करेंगे वो 1905 की समीक्षा बैठक है, क्योंकि लगातार जो है इसमें शिकायतें आती हैं कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि जो काम करना नहीं चाहते हैं और जो शिकायत करता है उनको घुमाते रहते हैं। लेकिन जब से जो है डायरेक्टली जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है डायरेक्ट जो है शिकायतकर्ता से बात करते हैं, तो शासन प्रशासन जरूर हरकत में आता है, संबंधित अधिकारी हरकत में जरूर आता है। लेकिन आज जब बैठक होगी, कितनी शिकायतें हेल्पलाइन में दर्ज हुई हैं, कितनों का निवारण है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा साहिल। लेकिन जिस तरह से 1905 की जो हेल्पलाइन है इस पर शिकायतें आती हैं और स्वयं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है संबंधित अधिकारियों के साथ, चाहे वो पुलिस प्रशासन से संबंधित हो या आपका जो है परिवहन से संबंधित हो, आपका जो है शिक्षा से संबंधित हो या तमाम सारे जो भी विभाग हो उनसे संबंधों को तुरंत निवारण करते हैं। हालांकि अब बैठक जो है शुरू होने वाली है, क्योंकि 11 बजे से जो है सचिवालय में जो बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी, तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां जो है पूरे प्रशासन ने भी की है, जो संबंधित अधिकारियों ने भी की है। तो आज जो समीक्षा बैठक होगी और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को देंगे। साहिल, बिल्कुल। और पुष्कर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये बेहद अच्छी बात है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इन तमाम हेल्पलाइंस की समीक्षा करते हुए नजर आते हैं और एक बार की बात नहीं है, समय समय पर ये समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और जब सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद समीक्षा करें तो अधिकारी किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतते और यही वजह है कि इस तरीके की हेल्पलाइन से जो आम जनमानस है उसे खासा फायदा यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। अपनी शिकायतों का निवारण वो इन हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं और ये जो तमाम हेल्पलाइन जारी की गई है उससे लोगों के साथ
जो सीएम का जुड़ाव है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधा संवाद यहाँ पर होता है, अपनी शिकायतें यहाँ पर दर्ज की जाती हैं और सीएम खुद जब समीक्षा करते हैं तो अधिकारी भी त्वरित कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल साहिल, आपने सही कहा कि जब मुख्यमंत्री के सामने जब शिकायतें आती हैं, हेल्पलाइन जब 1905 जब खुलता है तो संबंधित अधिकारी, जो बड़ा अधिकारी होता है, चाहे वो किसी भी अधिकारी का, चाहे लोक निर्माण विभाग का हो, चाहे वो आपको जो है पीएमजीएसवाई का हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो या शिक्षा विभाग का हो या तमाम तरह उच्च शिक्षा का हो, तो सभी अधिकारी तो सीएम के सामने होते हैं और त्वरित जो कार्रवाई करने का निर्देश जो है सीएम देते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम की जो आपने कहा, जैसा आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री डायरेक्टली जो है बात करते हैं और समाधान करना उचित समझते हैं, तो उसको लेकर जो है सीएम धामी पहले से ही जाने जाते हैं कि जब शिकायतकर्ता की अधिकारी सुनता नहीं है, उसके बाद जो सीएम हेल्पलाइन या 1905 में जब शिकायतें दर्ज होती हैं और उसके बाद जब मुख्यमंत्री स्वयं, जो उत्तराखंड का जो मुखिया है, वो जो है निवारण करता है, तो कहीं ना कहीं सीएम धामी जो है डायरेक्टली जो है अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं और एट द स्पॉट जो है जो समस्या है उसका समाधान भी जो है अधिकारी के सामने जो है किया जाता है। साहिल, चलिए पुष्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय का कार्यक्रम खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया। तो नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे। जगदीप धनखड़ का ब्लड प्रेशर लो हो गया था और उन्हें गाड़ी में पहाड़ी रास्तों में सफर करने से अजीब महसूस हो रहा था। उन्हें तुरंत नैनीताल राजभवन ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। फिलहाल उनकी सेहत ठीक बताई जा रही है। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पर रोक जारी है। राज्य के पंचायती क्षेत्रों में सीटों के आरक्षण और उनके रोटेशन को लेकर लंबी बहस हुई। महाधिवक्ता ने उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट के कई बिंदुओं की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित भी किया। राज्य सरकार के लिए पक्ष रखने पहुंचे महाधिवक्ता ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव लंबे समय से लंबित थे, जिसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चुनाव संबंधी निर्देशों का हवाला दिया। कहा कि सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है। ये भी कहा कि हमने आरक्षण को 70% से 50% पर लाकर खड़ा कर दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि मैं सामान्य वर्ग से हूं, ये सीट पिछले 3 टर्म से आरक्षित है। सरकार आरक्षण का प्रथम चरण मान रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस आरक्षण और रोटेशन के मामले को 1-2 दिनों में ठीक करके ले आओ। हम यहाँ चुनाव को पोस्टपोन करने के लिए नहीं हैं। आप याचिकाकर्ता की सुने और उस तरह की व्यवस्था कराएं। तुम रोटेशन का विवरण बनाकर न्यायालय को दो। हम इस मामले को प्राथमिकता से सुनेंगे। हम चुनाव नहीं रोकेंगे। सरकार की तरफ से माननीय महाधिवक्ता महोदय अपील हुए थे। उन्होंने काफ़ी रूलिंग्स पे रिलाई अपॉन किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी लेजिस्लेशन लाने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने का कोई औचित्य नहीं है। उनका ये भी कहना था कि हम जो रूल्स लाए हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। हमने रूल्स को 14 जून को पब्लिश कर दिया था। जो क्वेरी है ऑनरेबल कोर्ट की वो ये है कि क्या आप पिछले रिजर्वेशंस को, जो आपने अपने सीट्स को रिजर्व किया था, उसको विश अवे कर सकते हैं और क्या आप फिर से रिजर्वेशन रोस्टर क्लीन स्लेट मान के, जीरो मान के कर सकते हैं या नहीं। उधर लालकुआं से झांसी को चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को सांसद अजय भट्ट, क्षेत्रीय विधायक और मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें पहले दिन 176 यात्रियों ने आरक्षण कराया। इस दौरान नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि लगातार नई ट्रेनों का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें लालकुएं से झांसी ट्रेन को रवाना किया गया है, जो कि लालकुआं से बरेली, कासगंज, मथुरा, आगरा, ग्वालियर से होते हुए झांसी तक जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए जो कि ट्रेन ऑन डिमांड हमने मांग की है, उसको उत्साहित होकर उत्तराखंड की जनता को सौगात दी गई है। इसके अलावा काठगोदाम से प्रयागराज के लिए भी ट्रेन को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा कामाख्या ट्रेन की शुरुआत भी जल्द होने वाली है। ये बरेली, कासगंज, मथुरा, आगरा भी जाएगी, वहां से ग्वालियर, झांसी। तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं
कि जो भी हमने ट्रेन ऑन डिमांड मांग करी है तो उसको उन्होंने बहुत ही उत्साहित होकर हमारे उत्तराखंड की जनता को उत्साहित किया है और कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी एक ट्रेन काठगोदाम से और लगने वाली है प्रयागराज के लिए, और कामाख्या जाने के लिए, आसाम जाने के लिए बहुत ही सरल होने वाला है रास्ता, उसकी भी शुरुआत होने वाली है। और निकट भविष्य में शताब्दी जिस तरह से लगती है इसी तरह से हमारी भारत वंदे एक्सप्रेस या भारत एक्सप्रेस जो भी कहें आप उसको, तो उसकी भी खोज हम करी थी कि यहाँ आ जाए। उसमें भी सफलता मिलने वाली है कि वो भी हमको मिलेगी। तो उत्तराखंड में बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र की अगर बात की जाए तो राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों की बात की जाए तो नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश देखने को मिल रही है। आज की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। 26-27 को तो अधिकांश क्षेत्र में भारी से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के निर्देशक ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यात्रा में आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। बिल्कुल, देखिए बारिश तो लगातार ठीक ठाक मिल रही है। आज अगर देखें तो ज़्यादातर जगहों में पिछले 24 आवर्स में रेन मिली है, और जो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसमें वेरी हैवी तक की रेंज जो है वो मिली है। इसी तरह जो है जो आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी करीब हैवी रेंज हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, ज़्यादातर जगहों में बारिश है, हल्की से मध्यम। अब आगे देखें, आज 25 तारीख है, तो जैसे बोला भी गया था कि आज जो है और भी जो एक्टिविटी बढ़ेगी, तो प्रदेश में ज़्यादातर जगह जहां हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है जो हमने देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए बोला है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो मिलेंगी, ये भी रखा गया है। उधर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। इस बीच मानसून सक्रिय हो गया है और क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण कुछ स्थानों पर राजमार्गों पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिसे कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तत्परता से खोला जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम का पूर्वानुमान और अलर्ट को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा की योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा यात्रा मार्गों पर आवश्यक सभी वस्तुएं सुनिश्चित की जा रही हैं और लगातार निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए जिला प्रशासन तत्पर और सजग है। अभी तक कपाट खुलने से लेकर आज तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर चुके हैं। और अब मानसून भी आ चुका है, बारिश हो रही है, तो उससे बीच बीच में कई पॉइंट्स पे हमारा हाईवे बाधित हो रहा है, जिसको निरंतर कार्यदायी संस्थाएं खोल रही हैं। तो प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और यात्रियों से विशेष अपील है कि वेदर अलर्ट को देखते हुए अपनी यात्रा करें, और यदि कुछ वेदर में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जैसी उनको मैसेजेस प्राप्त होते हैं, सुरक्षित स्थानों पर ही रुकें और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा सुचारू रखें। तो 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। इस संबंध में डीजीपी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। कांवड़ मेले के सफल संचालन के लिए डीजीपी ने सुरक्षा और समन्वय को लेकर सख्त निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि संवेदनशील, अति संवेदनशील और भीड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें। बैठक में मुख्य मार्गों, कांवड़ रूट, वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग स्थलों का ट्रैफिक प्लान बनाने के निर्देश भी दिए गए। किसी भी अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री पर त्वरित कार्रवाई हो। यात्रा के चलते हरिद्वार और रुड़की मार्ग पर मांस, शराब और तंबाकू की दुकानें बंद रहेंगी। उधर हरिद्वार में मां गंगा और पानी से संबंधित विषयों और समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने मोक्ष घाट और स्नान घाट का संरक्षण न करने के साथ ही सामान चोरी होने पर भी नियमानुसार कार्रवाई न करने पर श्यामपुर के प्रधान को नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने विभिन्न विषयों पर कोई भी संतोषजनक जवाब न देने और बैठक में अधूरी तैयारियों के साथ आने पर सहायक अभियंता सिंचाई का जून का वेतन रोकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि मीट की दुकानों पर अवैध स्लॉटिंग ना हो
उन्होंने मीट की दुकानों पर समय समय पर छापेमारी करने और नियम विरुद्ध शॉप संचालन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए। उधर चमोली जनपद के कौंभ गांव निवासी राजेश के पंजाब में उत्पीड़न के मामले का सीएम धामी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले में जिलाधिकारी को युवक के परिजनों से संपर्क कर हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी ने पंजाब के तरन जनपद के जिलाधिकारी से संपर्क कर राजेश की हर संभव मदद की बात कही। जिलाधिकारी ने बताया कि राजेश की हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। पंजाब के नवाशहर में निवास कर रही राजेश की बहन से भी संपर्क कर हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्पीड़न करने वाले तबेला संचालक के विरुद्ध तरन थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। सेवा सोसाइटी, तो इनके द्वारा आज सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें नारायण बगड़ चमोली के एक युवक का उल्लेख हो रहा है, राजेश कुमार का, जो कि पंजाब के तरन जिले में है, और जिसमें अवगत कराया जा रहा है कि राजेश को बंधुआ मजदूर के तौर पे रखा गया है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वीडियो का संज्ञान लेके मुझे दूरभाष पर निर्देश दिए थे। उसके पश्चात उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया, जो कि अभी पंजाब में ही हैं, और जिला प्रशासन तरन से वार्ता हुई। राजेश को सकुशल थाने में लाया गया है और जो कल्प्रिट हैं उनके अगेंस्ट प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, और जल्द ही वो अपने परिजनों के साथ चमोली जिले में सकुशल वापस लाया जाएगा। तो गैर सिमलसारी मोटर मार्ग का मुआवजा नहीं मिलने पर काश्तकारों का धरना छठवें दिन भी जारी रहा। वहीं मार्ग बंद होने से गैर गांव के ग्रामीणों ने मोटर मार्ग खोलने की मांग की और मोटर मार्ग के बंद होने से ग्रामीणों के वाहनों का आना जाना बंद हो गया। तो गांव के लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने से बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचने के लिए भी वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का मुआवजा न मिलने से नाराज गैर कफनौल और दारसों के कुछ काश्तकारों ने अपनी निजी भूमि पर बनी सड़क बंद कर रखी है। छठवें दिन बाद भी स्थानीय प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अगर स्थानीय प्रशासन काश्तकारों की सुध ले लेते तो काश्तकारों को आंदोलन के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। इसलिए पीड़ित काश्तकारों ने सड़क बंद कर दी है। उधर हरिद्वार को नशा मुक्त करने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के क्रम में एसएसपी द्वारा दिए गए निर्देश पर ऋषिकुल मैदान से नशा मुक्ति अभियान के तहत एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया, जिसमें सिटी क्षेत्र के थाना चौकियों से बड़ी संख्या में पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों ने बाइक और स्कूटी सहित प्रतिभाग भी किया। फ्री देवभूमि और के उसमें किए जाने के उपलक्ष्य में पुलिस द्वारा एक ये रैली आयोजित की गई है, जो हरकी पैड़ी होते हुए ऋषिकुल मैदान से स्टार्ट होकर फिर वहाँ पे वापस आएगी। ये हमारा जो है नशा मुक्ति का पखवाड़ा मनाया जा रहा है 12 से 26 जून तक। उसी के क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित है। ये संदेश ही दिया जा रहा है कि जितना भी हम नशे से दूर रहेंगे, हमारी युवा पीढ़ी दूर रहेगी, उससे जो है हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, नए उत्तराखंड का निर्माण कर सकते हैं। इसमें पुलिस विभाग के द्वारा आज ये रैली आयोजित की जा रही है। तो वहीं विकास खंड पौड़ी के गिरगांव वासी इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गांव को जल जीवन मिशन योजना से आच्छादित तो किया गया, लेकिन योजना का पानी आज तक गांव नहीं पहुंच पाया। ग्रामीणों ने जल संस्थान के फीटर पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर समस्या के शीघ्र निस्तारण की गुहार भी लगाई।